वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मेगागेट। तो आज फिर से हम लोग पहले लास्ट लेक्चर को रिकैप करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में जो हमारी टॉपिक थी वो क्या थी, हमारी विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी की हम लोग प्रॉपर्टीज को देखे थे, उसके साथ साथ डेफिनेशन को लर्न करने किया था, और हम लोग उसके जो मेन कॉज है विस्कोसिटी की फ्लूइड के अंदर उसको हमने लर्न किया था। और फ्लूइड की जो फ्लो होने की एबिलिटी है उसकी विस्कोसिटी पर डिपेंड करती है या नहीं करती है, इन सब पॉइंट्स को हम लोग लास्ट लेक्चर में डील किए थे। तो अब हम लोग आगे मूव करते हैं। तो आज की जो हमारे टॉपिक हो क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग देखेंगे कौन सी फ्लूइड है जिसको हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड बोल सकते हैं, और उस फ्लूइड का क्या उसकी विस्कोसिटी पे डिपेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उसकी कुछ की पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन को लर्न करते हैं। ऑल दोज फ्लूइड्स आर ट्रीटेड एज न्यूटोनियन फ्लूइड फॉर विच shear stress is directly proportional to rate of shear strain, जिसको हम लोग लास्ट लेक्चर में रेट ऑफ डिफॉर्मेशन भी पढ़े थे। तो इसी को हमने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में क्या रिप्रेजेंट किया है कि shear stress is directly proportional to rate of shear strain, या shear strain किसके बराबर होती है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के। तो हमने यहाँ पर फिर से प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, तो यहाँ पर कांस्टेंट लाया जिसको हम लोग नाम दिए थे लास्ट लेक्चर में क्या, डायनेमिक विस्कोसिटी। तो म्यू डी थीटा बाई डी टी या फिर म्यू डी यू बाई डी वाई हो जाएगी। तो इसी डेफिनेशन की यूज करके हम लोग इस ग्राफ को समझेंगे। डेफिनेशन क्या बोला गया कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो ये क्या है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, और ये हमारी क्या है, शियर स्ट्रेस। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जो हमारी लाइन मिलेगी वो क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और स्ट्रेट लाइन मिलने के साथ क्या होगा कि जैसे अगर हम लोग रेट ऑफ डिफॉर्मेशन को इंक्रीज कराएंगे शियर स्ट्रेस भी इंक्रीज करेगी। तो इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगर मैं इस पॉइंट पर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ले रहा हूँ तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, तो इस पॉइंट पर ये हमारी शियर स्ट्रेस होगी। लेकिन अगर हम लोग इस पॉइंट पर आ रहे हैं तो हमारी रेट ऑफ डिफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक आएगी, और जो शियर स्ट्रेस होगी वो यहाँ से यहाँ तक रिप्रेजेंट करेगी। फिर हम लोग एंड पॉइंट पर आ रहे हैं तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक रेट ऑफ डिफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर देगी, और ये है यहाँ से यहाँ तक शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगी। तो हमें यहाँ पर क्या सीखने को मिल रहा है कि जैसे हम लोग रेट ऑफ डिफॉर्मेशन को इंक्रीज करा रहे हैं शियर स्ट्रेस भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हमें याद क्या रखना है कि जो न्यूटोनियन फ्लूइड है उस केस में शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन होगी, और जो उसकी ग्राफ होगी ना वो स्ट्रेट लाइन होगी और पास करेगी ओरिजिन से। ये हमें की पॉइंट्स याद नहीं, कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से वो पास करेगी। तो इसी पॉइंट्स को हम लोग थोड़ा और डेप्थ में स्टडी करते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 फ्लूइड लिया है ए बी सी, और तीनों की जो विस्कोसिटी है वो डिफरेंट है। तो मैंने यहाँ पर 3 फ्लूइड को रिप्रेजेंट किया है। ये हमारी ए फ्लूइड को रिप्रेजेंट कर रही है, ये बी और ये सी को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर तीनों फ्लूइड की जो ग्राफ है वो डिफरेंट स्लोप पर है। तो अगर हम इस तरह का अगर ग्राफ दे दे तो इसमें अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कौन से फ्लूइड की विस्कोसिटी ज्यादा होगी और कौन से फ्लूइड की विस्कोसिटी कम होगी, या इसको एक सीक्वेंस में अरेंज करना पड़े। तो उस केस में हमें क्या करना है कि इस फ्लूइड की जो ये ग्राफ है, इस ग्राफ की स्लोप को हम लोग सिर्फ देखेंगे। जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसकी विस्कोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जिसकी स्लोप कम होगी उसकी विस्कोसिटी भी क्या होगी, कम होगी। जैसे इस ग्राफ में देखो जो सी फ्लूइड है इसकी स्लोप कम है तो इसकी विस्कोसिटी भी कम होगी, और इसकी सबसे ज्यादा है तो इसकी देखो विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी। तो इसी को लैंग्वेज मैंने यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट किया है कि स्लोप रिप्रेजेंट विस्कोसिटी, या फिर क्या बोल सकते हैं न्यूटोनियन, और वो पास कहाँ से करेगी, ओरिजिन से पास करेगी। ये हमें याद रखना है कि न्यूटोनियन फ्लूइड होने के लिए उसका जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे शियर स्ट्रेस वर्सेस रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, तो ग्राफ कहाँ से पास होनी चाहिए, ओरिजिन से पास होनी चाहिए। तो इसी प्रॉपर्टीज की हेल्प से मैंने यहाँ पर इसको अरेंज किया है। तो विस्कोसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, म्यू ए की, तो सबसे कम किसकी होगी, म्यू सी की। तो न्यूटोनियन फ्लूइड के अंदर क्या होगी कि जो विस्कोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा बाई डी टी। अब ओ क्यों होगी, क्योंकि अभी हमने ग्राफ क्या देखा है कि शियर स्ट्रेस वर्सेस डी थीटा बाई डी टी की जब हम लोग ग्राफ प्लॉट किए हैं तो एक स्ट्रेट लाइन जा रही थी, मीन्स उसकी स्लोप क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जब स्लोप कांस्टेंट होगी तो स्लोप को अभी हमने क्या सीखा है कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, विस्कोसिटी रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए हमारी विस्कोसिटी भी क्या होगी,
कांस्टेंट होगी, किस केस में, न्यूटोनियन फ्लूइड के केस में। तो इस पॉइंट को डील करने से पहले हम लोग कुछ पहले एग्जाम्पल को लर्न करते हैं। तो वो एग्जाम्पल कौन कौन सी है, एयर है, वाटर है या फिर मरकरी है। क्योंकि इन तीनों फ्लूइड के अंदर क्या होती है कि जो शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है। तो जो विस्कोसिटी है ये किसी न किसी फैक्टर पर डिपेंड करेगी। तो अब ये कौन कौन सी फैक्टर पर डिपेंड करेगी, वो है हमारी रेट ऑफ डिफॉर्मेशन या टेम्परेचर, फिर टाइम और प्रेशर। ये 4 फैक्टर पर विस्कोसिटी क्या होती है, डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विस्कोसिटी के अंदर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आ रहा है। तो उसको मैंने हेडिंग यहाँ पर दिया है, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर। तो फ्लूइड के अंदर क्या क्या आती है, लिक्विड एंड गैस। तो पहले हम लोग लिक्विड को लेते हैं। अगर हम लोग लिक्विड के अंदर टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करा रहे हैं, तो इसकी जो विस्कोसिटी होगी वो डिक्रीज होगी। अब ये डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि जब हम लोग उसको हीट देंगे, मीन्स टेम्परेचर उसका इंक्रीज करेंगे, तो मॉलिक्यूल्स के बीच जो बॉन्डिंग है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। जब ब्रेक हो जाएगी तो इसका मतलब क्या, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। इसी तरह अगर हम लोग गैस के अंदर क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करा रहे हैं, तो उस केस में हमारी विस्कोसिटी इंक्रीज होगी। अब ये इंक्रीज क्यों होगी, क्योंकि जब हम लोग गैस के अंदर क्या करेंगे, हीट देंगे, तो उससे क्या होगी कि गैस के अंदर रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगी। अब ये रैंडमनेस इंक्रीज कैसे होगी, तो इस पॉइंट्स को हम लोग समझने के लिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूले की हेल्प लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, या उसको हम लोग बोलते हैं मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। उसकी फॉर्मूला क्या होती है, 3/2 kT। तो यहाँ पर K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.38 × 10⁻⁻23 मीटर स्क्वायर kg पर सेकेंड स्क्वायर पर केल्विन। और हम लोग काइनेटिक एनर्जी का एक और दूसरा फॉर्मूला क्या जानते हैं, ½ mv²। तो यहाँ पर मास क्या होगी, कांस्टेंट होती है, और ये क्या है, ये भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आया कि अगर फ्लूइड की वेलोसिटी को इंक्रीज कराएंगे तो टेम्परेचर भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो उसी को यहाँ पर शॉर्ट में मैंने लिखा है कि अगर गैस को हम लोग हीट दे रहे हैं, मीन्स टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो उसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो गैस के अंदर नंबर ऑफ कॉलिजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मीन्स नंबर ऑफ कॉलिजन भी इंक्रीज हो जाएगी। जब नंबर ऑफ कॉलिजन इंक्रीज आ गई तो मतलब क्या, उसके अंदर रैंडमनेस ज्यादा आ जाएगा, मीन्स रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगी। अगर हमें रियल लाइफ में इस शियर स्ट्रेस को क्या करना है, फील करना है, तो हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कर सकते हैं अपने घर पे भी। हम लोग क्या करेंगे कि एक वेट टॉवेल या हैंकी लेंगे और उसको अपने टेबल के ऊपर क्या करेंगे, स्प्रेड कर देंगे। और स्प्रेड करने के बाद हैंकी के या टॉवेल की किस 2 कॉर्नर को पकड़ के क्या करेंगे, उसको हम लोग पुल करेंगे। तो पुल करने से क्या हमें फील होगा कि देखना कि जो टेबल की लेयर है, टेबल की लेयर कौन सी, जो हैंकी के कांटेक्ट में है, वो वहां पर क्या करेगी, उसको अपोज करेगी उसके मूवमेंट में। तो वहां पर जो अपोजिंग फोर्स हो रहा है वो कुछ नहीं, वो क्या हमें मिल रहा है, वो शियर स्ट्रेस ही वो दे रहा है। अगर हम लोग उसी हैंकी को स्लो स्पीड से क्या करेंगे, पुल करेंगे, तो हमें शियर स्ट्रेस कम मिलेगी। लेकिन अगर तेजी से पुल करेंगे तो हमें शियर स्ट्रेस ज्यादा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी ग्रेडियंट के हैं। अगर हम लोग उसी हैंकी के ऊपर क्या करेंगे, कोई लिक्विड डालेंगे, जैसे हम लोग वाटर पोर करेंगे हैंकी के ऊपर, तो क्या होगा कि उस केस में हमें जो शियर स्ट्रेस है वो हमें कम मिलेगी। अब ये कम क्यों मिलेगी, क्योंकि जब हम लोग वाटर को वहां पर पोर कर रहे हैं तो जो थिकनेस थी या जो डिस्टेंस था हैंकी और टेबल के लेयर के बीच, वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। जब ये इंक्रीज होगी तो हमें शियर स्ट्रेस क्या मिलेगा, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो अब जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वो है काइनेटिक विस्कोसिटी। इसको जरा हम लोग समझते हैं। द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड काइनेटिक विस्कोसिटी। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि हमने एक फ्लूइड लिया, अगर उस फ्लूइड की विस्कोसिटी को हम लोग डिवाइड किया उसी की डेंसिटी से, तो वो जो वैल्यू आएगी वो हमें क्या देगी, काइनेटिक विस्कोसिटी। और जो इसकी यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। तो हमने फिर से क्या किया, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से शियर स्ट्रेस के फॉर्मूला को यूज किया और हमने क्या किया कि रो बाय रो से हमने मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ से रो क्या, डेंसिटी, वो हमारी वेरिएबल फैक्टर है, और म्यू बाय रो क्या रिप्रेजेंट करेगी, वो न्यू को रिप्रेजेंट करेगी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, टाउ इक्वल टू न्यू डी रो यू बाय डी वाई। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला आया, ये तो पता है कि हमारे पास क्या है,
काइनेटिक विस्कोसिटी है। लेकिन ये जो है एक नया फैक्टर आया जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, रेट ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर। अब हम लोग जरा इस विस्कोसिटी की कुछ यूनिट के ऊपर भी नजर डालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो इसकी वैल्यू होती है कभी कभी सीजीएस यूनिट में भी गिवन रहती है। तो उस सीजीएस यूनिट से हम लोग एसआई यूनिट में कैसे आएंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर कुछ स्टडी करते हैं। तो जो विस्कोसिटी है उसकी जो सीजीएस यूनिट होती है उसको पॉइज बोलते हैं। इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे एसआई यूनिट में तो हमें क्या मिल गया कि 1 kg पर मीटर पर सेकेंड जो होता है वो 10 पॉइज के इक्वल होता है। इसी तरह जो हमारी काइनेटिक विस्कोसिटी है उसकी सीजीएस यूनिट स्टोक्स होती है, या फिर हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड बोल सकते हैं। तो हमें ये मिला कि 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्या है, वो बराबर है 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड किसके बराबर है, स्टोक्स के बराबर है। अब हम लोग कुछ की पॉइंट्स के ऊपर स्टडी करते हैं। तो इसमें जो हमारी जो म्यू है और ये न्यू है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, या दोनों में अगर हमें डिफरेंस बताना हो तो किस तरह से हम लोग डिफरेंस बता सकते हैं, जरा हम लोग इसको देखते हैं। ये म्यू जो है ये रिप्रेजेंट करता है रेसिस्टेंट टू मोशन। म्यू रिप्रेजेंट रेसिस्टेंट टू मोशन बिटवीन एडजेसेंट लेयर। कोई भी दो लेयर के बीच जो रेसिस्टेंस जनरेट हो रहा है और उस रेसिस्टेंस की वजह से फ्लूइड की लेयर की फ्लो होने की एबिलिटी में चेंज हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो म्यू है। न्यू रिप्रेजेंट्स द रेसिस्टेंट टू मोमेंटम ट्रांसफर बिटवीन एडजेसेंट लेयर। तो हमें याद क्या रखना है, म्यू रिप्रेजेंट कर रहे क्या, रेसिस्टेंट टू मोशन, जबकि न्यू क्या रिप्रेजेंट कर, रेसिस्टेंट टू मोमेंटम ट्रांसफर। तो अगर हम लोग लिक्विड के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज कराएंगे तो उससे क्या होगी कि उसकी काइनेटिक जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी। अब ये डिक्रीज क्यों करेगी, क्योंकि इसकी जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, जिससे हमें काइनेटिक विस्कोसिटी क्या मिल जाएगी, डिक्रीज वैल्यू मिलेगी। लेकिन इसकी डेंसिटी में क्या होगा, वो नेग्लिजिबल चेंजेस होगा, तो हम लोग इसको यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम लोग गैस के अंदर आ रहे हैं तो अगर उसके अंदर हम लोग टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करा रहे हैं, तो वहां पर जो देख रहे हैं क्या, काइनेटिक विस्कोसिटी इंक्रीज कर रही है। अब ये क्यों होगी, क्योंकि विस्कोसिटी भी यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और साथ ही साथ डेंसिटी भी यहाँ पर क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है। तो ये जिसकी वजह से जब हम इसका रेशियो लेंगे तो हमें ये फास्टर रेट से इंक्रीमेंट यहाँ पर मिलेगा। तो हमें याद क्या रखना है कि गैस के केस में जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज तो करेगी लेकिन फास्टर रेट से इंक्रीज करेगी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये बन रहा है कि फ्लूइड के अंदर क्या हो रही है, लिक्विड के अंदर डेंसिटी में चेंजेस जो हो रही है वो नेग्लिजिबल है, लेकिन गैसेस के अंदर वो चेंजेस काफी ज्यादा अमाउंट में हो रही है। अब ये क्यों हो रही है, इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन हमने क्या पढ़ा है, PV = mRT, और फिर क्या इसको बोल सकते हैं, P = ρRT। अब हमें डेंसिटी निकालना है, तो यहाँ पर शिफ्टिंग करने के बाद हमें ये फॉर्मूला मिला, और इस केस में जो प्रेशर और R जो है यहाँ पर गैस कांस्टेंट है, इसकी रेशियो क्या होगी, ये कांस्टेंट होगी। तो डेंसिटी जो होगी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगी। मीन्स अगर टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। अब इन सारे प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पर इसको टेबल के फॉर्म में दिखाया है। तो ये जो हमारी कॉलम है ये फ्लूइड को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये टेम्परेचर, ये विस्कोसिटी और ये काइनेटिक विस्कोसिटी। तो अभी क्या सीखा है कि लिक्विड के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं तो विस्कोसिटी क्या होती है, वो डिक्रीज कर जाती है, और उसी के साथ साथ क्या होती है, काइनेटिक विस्कोसिटी भी डिक्रीज कर जाती है। लेकिन गैस के अंदर अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करा रहे हैं तो उसकी विस्कोसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो जा रही है, और साथ ही साथ इसकी काइनेटिक विस्कोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये फास्टर रेट से हो रही है। तो हमें याद इस टेबल को रखना है शॉर्ट फॉर्म में, जिससे हमारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकती है।